अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी बेसिकली इमाद साहब की स्टोरी है। और ये बताते हैं जो 2006-2007 का टाइम था, ये वाकया इनके साथ उस दौर में पेश आया था। बेसिकली इनका जो ताल्लुक था वो लाहौर में पुराने लाहौर से था। और 2006-2007 में ये बताते हैं कि इन्होंने अपना घर तब्दील करके जौहर टाउन के अंदर एक और दूसरा घर किराए के ऊपर हासिल किया था। इससे पहले हम इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को लाइक कर दें। इमाद साहब बताते हैं कि जब मैंने अपना सामान वगैरह अपने पुराने घर से अपने नए किराए के घर में शिफ्ट करना शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर अंदर ये जो भी काम है ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सरासर ये मेरी गलत फहमी थी। जब मैंने सामान शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद उस सामान को अपने उस नए घर में ना सिर्फ सेट करना शुरू किया, बल्कि जो चीज़ जहाँ पे रखनी थी जब मैंने वो वहाँ पे रखना शुरू की तो इस दौरानिए में ही तकरीबन 2 या 3 दिन लग गए। अब इस दौरानिए में जो मेरी फैमिली थी, जो भी मेरे घर वाले थे, उन तमाम घर वालों को मैंने अपनी नानी के घर छोड़ दिया था। मेरा ख्याल था कि जब ये घर सेट हो जाएगा तो सेट होने के बाद मेरी जो भी फैमिली है उसको मैं बुला लूँगा। खैर, जब मैंने अपना सामान रखा और रखने के बाद उसको सेट करना शुरू किया तो जो दूसरी रात थी जो कि मैं अकेला उस घर में गुजारने वाला था, तो मेरा ख्याल है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि अब मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद सो जाऊँगा। थोड़ा बहुत काम बाकी था वो अगले दिन मुकम्मल करके रात में अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला लूँगा। इसी इरादे से मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद जब मैं वापस घर आया तो रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था। अब जब मैं घर में आया, आके बैठा ही था कि मैंने सोचा कि मेरे जो भी कपड़े वगैरह हैं वो चेंज करूं और चेंज करके लेट जाता हूं। इसी दौरानिए में जो हमारा घर था, इस घर के बाहर जो एक छोटा सा गार्डन मौजूद था, मुझे वहाँ से कुछ सामान के गिरने की या कुछ इससे मिलती जुलती आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है या फिर कोई वहाँ पे चलते चलते नीचे गिर गया है। कुछ अजीब सी भारी सी आवाज़ थी और मैंने जब उस तरफ जाके देखना शुरू किया तो शुरू में जब मैंने एतराफ़ का जायज़ा लिया तो वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। बज़ाहिर देखने से जितनी भी चीज़ें थीं सारी की सारी अपनी जगह पे मौजूद थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ अब से कुछ देर पहले यहाँ पे गिरी होगी। खैर, मैं दोबारा से उस कमरे में आया और वहाँ पे आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। जैसे ही मैंने कपड़े चेंज किए तो चेंज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने, जहाँ पे किचन मौजूद है, किचन की खिड़की से बाकायदा किचन के सामान को नीचे, यानी जहाँ पे छोटा सा गार्डन मौजूद है, उस तरफ फेंकना शुरू कर दिया है। बाकायदा किचन की तरफ से किसी सामान के फेंकने की और फिर सहन में गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यानी कोई ना कोई था जो किचन के अंदर मौजूद था और वो किचन की खिड़की में से सामान को बाहर फेंक रहा था। अब एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं किचन की तरफ जाऊं या फिर मैं सहन की तरफ, यानी जहाँ पे गार्डन मौजूद है, उस तरफ जाऊं। खैर, मैंने पहले किचन की तरफ जाना बेहतर समझा और जब मैं किचन के सामने या किचन के अंदर दाखिल हुआ तो किचन की खिड़की खुली हुई थी और वहाँ से बाकायदा एक एक करके प्लेटें और जितने भी बर्तन थे वो उड़ते हुए बाहर सहन में या गार्डन में जाके गिरते चले जा रहे थे। अजीब बात यह थी कि जो भी किचन के अंदर मौजूद था या जो भी इन बर्तनों को बाहर फेंक रहा था, ना ही वो दिखाई दे रहा था और ना ही मुझे उसके बारे में किसी भी किस्म की निशानी नज़र आ रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और मैं सोचने लगा कि आखिर कौन सी ऐसी मखलूक है जो किचन के अंदर मौजूद है जिसको शायद हमारा यहाँ पे आना या यहाँ पे सामान रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। खैर, मैंने अपने तौर पे ये मंज़र देख के आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जब मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो पहली बार, दूसरी बार और जब तीसरी बार मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो अल्लाह का शुक्र है ये जो भी बर्तन मेरे सामने सामने उड़ के जाके बाहर गिर रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना बंद हो गए। अब मुझे इतना तो यकीन हो चला था कि यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है
जिस मखलूक को हमारा यहाँ पे आना हरगिज़ पसंद नहीं आया है। खैर मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ये जो भी घर था मैंने इसको ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद अगले ही लम्हे जो भी यहाँ का मालिक मकान था मैंने उसको कॉल मिला दी। मैंने उससे कहा कि किचन के अंदर जो भी सामान मौजूद था वो खुद ब खुद बाहर जाके गिरना शुरू हो चुका है। अब आप बताएं यहाँ पे ऐसी कौन सी मखलूक है जो कि यहाँ पे रहा करती है। अगर कोई इस तरह का मसला था या इस घर में कोई इस तरह की परेशानी थी तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। लेकिन ये जो घर का मालिक था, जो भी मालिक मकान था, वो कहने लगा कि आप परेशान ना हो, कल मैं आता हूँ और आने के बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक अजीब सूरत हाल थी। ऑलरेडी हम इन लोगों को एडवांस दे चुके थे, और एडवांस के अलावा जो एक रनिंग किराया हुआ करता है वो भी हम ऑलरेडी इनको दे चुके थे। अब लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे इस तरह के मालिकान से पैसे वापस निकलवाना या किराए का वापस मांगना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब ये रात गुजरी, और ये रात गुजरने के बाद अगले दिन इस घर का जो भी मालिक था मेरी उससे मुलाकात हुई, तो पहले तो वो अपने तौर पे मुख्तलिफ बातें करने लगा, मुख्तलिफ बहानों से मेरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जाहिर सी बात, ये जो वाक़या था, ये जो इंसिडेंट था, ये इसके अंदर बड़ा था कि इसको देखने के बाद हज़म करना या इससे इनकार करना मुमकिन नहीं था। वो कहने लगा कि आप थोड़ी देर रुकें, मैं जो करीबी मस्जिद है वहाँ के इमाम साहब को यहाँ पे लेके आता हूँ। जब वो यहाँ पे आएंगे तो आने के बाद जो भी सूरत हाल है वो वाज़े तौर पे आपको समझा देंगे, और इंशाल्लाह आज के बाद कोई इस तरह का वाक़या आप लोगों के साथ पेश नहीं आएगा। जबकि अगर आप दूसरी तरफ मेरी बात करें तो सरासर मैं डर चुका था, और मैं इससे इसरार कर रहा था कि जो भी पैसे एडवांस या रनिंग किराए की मद में हमने आपको दिए हैं ये सारे पैसे वापस करें, हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। खैर काफ़ी ज़िद के बाद जब इस मस्जिद के जो भी इमाम साहब थे वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जब उन्होंने इस घर को देखा तो उन्होंने मेरे सामने इस मालिक मकान को कहा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो किचन वाला हिस्सा है, इस किचन के बिल्कुल बराबर में जो वॉशरूम मौजूद है उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इससे पहले भी इसको बंद करके गया था, और बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे कीलें लगाई थी। तो जो कीलें मैंने लगाई थी उनके लगाने से जो भी इस तरह की मखलूक़ात हैं वो आपके सामने ना ही ज़ाहिर होती और ना ही आपको किसी भी किस्म की अपनी प्रेजेंस शो करती या आपको नुकसान पहुँचाती। बात ये थी कि हमारे आने से पहले जब इस मालिक मकान ने जो भी यहाँ पे कलर करने वाले थे उनको इस घर की चाबी दी और घर में कलर वगैरह करवाया, तो घर का कलर करने के दौरान ही जो भी रंग करने वाले थे उन्होंने इन कीलों को निकाला, और ना सिर्फ इन कीलों को निकाला बल्कि निकालने के बाद जो भी वॉशरूम था, जिस वॉशरूम को इस्तेमाल करने से मना किया गया था, उन्होंने उस वॉशरूम को ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि वहाँ पे खड़े होके बहुत ही गंदगी के साथ यूरिनेट किया। तो इसी वजह से जो भी मखलूक़ात वहाँ पे मौजूद थी जिनको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो दोबारा से अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। खैर मेरे सामने सामने इमाम साहब ने एक तो वो जो भी वॉशरूम था या उसका जो भी हिस्सा था उसको साफ़ करवाया, यानी कि उसको पानी से बाकायदा धोया गया, और धोने के बाद इमाम साहब ने बाकायदा पूरे घर के अतराफ़ में चारों तरफ कुछ पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो जो वॉशरूम था उसको वैसे ही बंद कर दिया गया। बात ये नहीं थी कि उस वॉशरूम को बंद कर दिया गया था, बात ये थी कि इस वॉशरूम के अलावा भी इस घर में 2 मज़ीद वॉशरूम मौजूद थे। यानी अगर एक वॉशरूम को बंद कर भी दिया जाए तो बाकी जो भी वॉशरूम थे उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। खैर इमाम साहब ने जब ये सारा का सारा अमल मुकम्मल किया तो मुकम्मल करने के बाद दोबारा से जब वॉशरूम के बाहर कीलें लगाईं तो उन्होंने मुझे भी कहा कि जब तक आप यहाँ पे रहेंगे आपको इन कीलों को हरगिज़ ना ही निकालना है ना ही निकालने देना है। अगर आप इन कीलों को निकालेंगे या निकलवाएंगे तो दोबारा से ये सारे वाक़यात आपके घर में होना शुरू हो जाएंगे। खैर इस वाक़े के बाद या ये सब होने के बाद मेरी फैमिली जब यहाँ पे आई तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि हमने उस घर के अंदर 2-2.25 साल का टाइम गुजारा, और इस दौरानिए में क्योंकि वो जो कीलें लगी हुई थी उनको हमने नहीं छेड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ कोई इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी हमें ज़फ़र साहब ने गवादर बलूचिस्तान से शेयर की है। ये बताते हैं जो कहानी है, ये जो किस्सा है, ये अब से तकरीबन 15-16 साल पहले इनके साथ पेश आया था। और ये उस दौर की बात है जिस दौर में गवादर के अंदर नया नया काम शुरू हुआ था और एक तरह से उसके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली इंतज़ामात मुकम्मल किए गए थे। तो उस दौर में ये गवादर के अंदर एज इंजीनियर काम किया करते थे। बेसिकली इनके साथ साथ तकरीबन 18-20 और इंजीनियर्स थे जो कि गवादर में वहाँ पे गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जहाँ तक इनकी रिहाइश का ताल्लुक है तो ये बताते हैं कि दिन के औकात में हमें मुख्तलिफ जगहों पे काम करना होता था और जब हमारा काम मुकम्मल हो जाता या मगरिब के बाद का टाइम हो जाता तो वहाँ पे करीबी कंटेनर्स मौजूद थे। वहीं पे ही हमारे रुकने का, सोने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता था। बेसिकली जहाँ पे ये कंटेनर्स मौजूद थे इसके सराउंडेड जितना भी एरिया था मुकम्मल तौर पे खाली था। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आबादी मौजूद नहीं थी। और जैसे ही मगरिब का टाइम होता या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता तो एक अजीब सी पुरअसरार सी खामोशी थी जो उसके सराउंडेड एरिया में फैल जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे हम लोग रात के औकात में किसी कब्रिस्तान के दरमियान मौजूद हैं। अब शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो वैसे वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स ने, हमारे कुलीग्स ने बहुत सारी बातें नोट करना शुरू की थी। जैसे कि एक साहब थे जो कि एक सीनियर इंजीनियर थे। उनका ये कहना था कि अक्सर रात के औकात में यानी रात के तकरीबन 11-12 बजे के टाइम ऐसा महसूस होता है जैसे जहाँ पे हमारे कंटेनर्स मौजूद हैं, इन कंटेनर्स के बाहर कोई मौजूद है। और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अक्सर लोगों के मुख्तलिफ ज़बानों में बातें करने की आवाज़ें आया करती थीं। हालांकि हमारे ये जो भी कंटेनर्स थे इनके बाहर ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी के होने का कोई इम्कान मौजूद था। शुरू शुरू में इसको महज वहम करार दिया जाता रहा, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा तो अब जो बाकी इंजीनियर्स थे उन लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि अक्सर रात के औकात में बाकायदा ये महसूस होता है कि हर कंटेनर के बाहर कोई ना कोई मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे जो भी बाहर मौजूद है वो इन कंटेनर्स का बाकायदा चक्कर लगा रहा है। बाकायदा किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ को महसूस किया जाता और जब बाहर की तरफ देखा जाता तो कोई भी मौजूद नहीं होता। तो वैसे ही ये बताते हैं कि एक रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था और मैं अपनी फैमिली से फ़ोन पे या मोबाइल पे बात करने के बाद बस सोने की तैयारी कर रहा था। अभी जबकि मेरी आंख लगने ही वाली थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कंटेनर में मैं और मेरा साथी मौजूद हैं, इस कंटेनर के चारों अतराफ से किसी ने कंटेनर को बाकायदा बजाना शुरू कर दिया है। कभी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से और कभी तीसरी तरफ से किसी के नॉकिंग करने की आवाज़ आती। अब जाहिर सी बात है ये लोहे का कंटेनर था। अगर आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को मारना शुरू करें, ख़ास तौर पे अगर किसी पत्थर को या किसी हथौड़े को इस कंटेनर पे मारा जाएगा तो बाकायदा एक आवाज़ है जो सराउंड भी करेगी और ना सिर्फ सराउंड करेगी बल्कि आपको बाकायदा पता चलेगा कोई ना कोई बाहर मौजूद है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब ये आवाज़ें आना शुरू हुई तो पहले लग रहा था महज हमारे कंटेनर के बाहर कोई मौजूद है और शायद हम में से ही कोई इंजीनियर है जो बाहर से नॉक करने की या कंटेनर को बजाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते ये जितने भी कंटेनर्स थे, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 या 20 कंटेनर्स थे, अब ऐसा लगने लगा कि तमाम कंटेनर्स को चारों अतराफ से लोगों ने घेर के बजाना शुरू कर दिया है। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे हम लोग बाहर निकलना शुरू हुए, हमारे साथ साथ दीगर जितने भी इंजीनियर्स थे सबको ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन आप यकीन करें, जब हम सब बारी बारी बाहर आना शुरू हुए तो दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि जो भी आवाज़ें थीं ये हम सबको सुनाई दी थीं और ये इस बात की यकीन दहानी था कि कोई ना कोई था जो ज़रूर बाहर मौजूद था। अगर कोई बजाने के बाद बाहर भागता या इस इलाके को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता तो तहत निगाह कोई आबादी या इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी और किसी का एकदम से निकल के छुप जाना या गायब हो जाना मुमकिन नहीं था।
अब ये जो रोज़ बरोज़ वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे, यकीनन तमाम के तमाम जितने भी इंजीनियर्स थे, ख़ास तौर पे जो सीनियर्स थे, उनको भी पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर हुआ करती है। तो आपस में ही हम लोगों ने तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि मगरिब के बाद बाहर ना निकलें। अगर किसी को भी बाहर निकलना हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो वो कोशिश करे किसी एक या दो बंदे के साथ बाहर निकले और जो भी काम है उसको मुकम्मल करने के बाद जिस कंटेनर से निकल के वो बाहर आया था वापस वहाँ पे जाने में बेहतरी है। खैर बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद एक रात ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से जो मेरा पार्टनर था वो दूसरे वाले इंजीनियर्स जो कि सामने वाले कंटेनर में मौजूद थे उनके पास गया हुआ था और इत्तेफाक से इस पूरे कंटेनर के अंदर मैं अकेला मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1:15-1:30 का टाइम था और मैं बस सोने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा कंटेनर है, ख़ास तौर पे जो मेरा कंटेनर है, इसके बाहर कोई मूवमेंट हो रही है। कोई मुसलसल इस कंटेनर के दरवाजे के बाहर की तरफ से गुजरता हुआ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ से गुजरता है तो बाकायदा उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, अच्छी बात ये थी, ये जो मेरा कंटेनर था, इस कंटेनर का जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा सुराख मौजूद था। यानी अगर आप बाहर देखना चाहते हैं तो उस झुर्री या सुराख के ज़रिए बआसानी बाहर की तरफ देखा जा सकता था। खैर जैसे ही मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो अब ऐसा लगा कि जो भी बाहर मौजूद है वो मुसलसल चलता हुआ इस दरवाज़े यानी जिस दरवाज़े पे मैं अंदर की तरफ मौजूद हूँ, इस दरवाजे के बाहर की तरफ आके खड़ा हो चुका है। अब पहले मैं समझा कि शायद मेरे जो कुलीग है जो कि मेरे साथ रहा करता है वो बाहर आके खड़ा हो गया है और शायद किसी से बातें कर रहा है। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब उसने दरवाजे को नहीं बजाया या उसने नॉक नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके देखता हूँ और देखता हूँ कि वो बाहर क्या कर रहा है। अब जब मैं दरवाजे के बिल्कुल क़रीब आया और मैंने उस झुर्री से या सुराख से बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो मेरी आंखों ने जो मंज़र देखा वो बहुत ही हैरानकुन था। ये इस कदर खौफनाक मंज़र था कि अल्लाह ऐसा मंज़र किसी को भी कभी भी ना दिखाए। मैंने देखा कि जो हमारा दरवाज़ा है उस दरवाजे के एग्जैक्टली 4 या 5 फीट के फासले पे एक आदमी खड़ा हुआ है। बज़ाहिर देखने से इसका जो कद था वो तकरीबन 8 फीट के बराबर था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस आदमी ने एक बहुत बड़ी ब्लैक चादर से अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा था। इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि जो शख्स था, ये जो भी ब्लैक चादर थी या जो भी इसके पास कपड़ा मौजूद था, ये जो कपड़ा था, इस कपड़े के ज़रिए इसका कंधे तक का जो जिस्म था मुकम्मल तौर पे ढका हुआ था। लेकिन अगर आप कंधे से ऊपर की बात करें तो यानी गर्दन तक का हिस्सा नज़र आ रहा था, लेकिन गर्दन से ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि मेरे सामने जो मखलूक इस वक्त नज़र आ रही थी वो एक सरकटा था जिसका धड़ मौजूद था, जबकि सर या इसके ऊपर का हिस्सा मौजूद नहीं था। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ फालिज ज़दा हो चुका है बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे चलने फिरने से मोहताज हो चुका हूँ। ना ही मेरी ज़बान से कोई जुमला अदा हो रहा था, ना ही मैं कोई कुरानी आयत रिकॉल कर पा रहा था और ना ही लग रहा था जैसे ये जो मंज़र मेरे सामने मौजूद है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप यकीन करें कि तकरीबन 30-35 सेकंड तक ये जो भी सरकटा था वो एग्जैक्टली मेरे दरवाजे के सामने मौजूद था और उसके बाद बिला आखिर उसने सामने जो दीगर कंटेनर मौजूद थे उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही इस सरकटे ने उन बाकी कंटेनर्स की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मेरी जान में जान आना शुरू हुई और मैंने थोड़ा सा इत्मीनान का सांस लिया। खैर कुछ देर बाद जब मैं मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हुआ तो मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। उसके बाद मेरे दरवाजे पे एकदम से नॉकिंग शुरू हुई। अच्छा, ये जो नॉकिंग थी ये बड़ी नॉर्मल सी नॉकिंग थी और अब मुझे लग रहा था वाकई में मेरा जो कोलीग था जो कि मेरे साथ इस कंटेनर में रहा करता था शायद वो वापस आ चुका है। और अल्लाह का शुक्र है अगर वो वापस आ चुका है तो उसके आने के बाद मेरा जो खौफ है वो निस्बतन कम होता चला जाएगा। और ऐसा ही था कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने पे मेरा कोलीग दूसरा इंजीनियर मेरे सामने मौजूद था
और हैरान कुन बात ये थी कि जब वो इतनी रात में उस दूसरे कंटेनर से यहाँ पे आया था तो उसको ना ही कोई सरकटा दिखाई दिया था और ना ही किसी भी इस तरह की मखलूक से उसका सामना हुआ था। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से उस सरकटे को न सिर्फ देखा था बल्कि उस सरकटे को देखने के बाद एक तरह से अगले 5 या 6 दिन तक उसका जो खौफ था मेरे सर पे, मेरे दिमाग पे मुसल्लत हो चुका था।